हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज के बाज़ारों के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले एक ही बात के ऊपर चर्चा करेंगे, वो चर्चा है एडवांस डिक्लाइन के ऊपर। एडवांस डिक्लाइन आज क्यों देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? देखिएगा, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स के अंदर अगर आप बैंक्स को छोड़ दें और टू द सम एक्सटेंट IT कंपनीज को छोड़ दें, तो इन दो सेक्टरों को छोड़ दें तो बाकी सभी सेक्टर के अंदर रिजल्ट ख़राब आ रहे हैं। और प्रॉफिट बहुत सारी कंपनीज में तो पिछले साल वाले भी नहीं आ रहे। और इसीलिए आपने देखा कि बेशक से मीडिया में कितनी ही रिलायंस की तारीफ की गई और रिजल्ट की, आज रिलायंस नेगेटिवली क्लोज हुआ है। बाजार के अंदर अब जो पैटर्न बन रहे हैं वो हालांकि थोड़े से इंप्रूव हो गए हैं यूएस की मार्केट की वजह से, लेकिन अब फिर बाजार रेजिस्टेंस की तरफ जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरीके से कैंडल बनी है वो भी रेड कैंडल बनी है बैंक निफ्टी के अंदर स्पेशली, तो है कि निफ्टी अभी बैंक निफ्टी में जो है 800 को होल्ड करने की पूरी कोशिश रही और इस लेवल पर एक अच्छी सप्लाई भी आ रही थी। तो हमें अभी बैंक निफ्टी में उम्मीद है कि कल 100, 200, 300 पॉइंट तक भी ऊपर जो है खुलना चाहिए एक बार, और फिर वहाँ से एक सेलिंग का पैटर्न बनना चाहिए। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी जो है बता रही है। और बहुत दिनों के बाद आज जो है अपना पोर्टफोलियो देख के भी हमें लगा कि यार हाँ, आज तो कुछ बाजार मंदा है। और क्योंकि जो पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं उनमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी थी। और एक बहुत बढ़िया बात रही कि हमने आपके साथ एक शेयर के रिजल्ट एनालिसिस में जो चर्चा की थी, उसके बाद जब शेयर्स का प्राइस 6-7% नीचे खुलता हुआ नज़र आया, मैं मेक मनी ऑर्निक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैनेजमेंट ने तुरंत 10-15 मिनट के अंदर ही सारी क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन जो है मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम से रिजल्ट के अंदर ही आएंगी। तो कभी कभी सही चीज़ें एनालिसिस करने का ये फ़ायदा होता है कि कंपनी भी सचेत रहती है और वो सारी चीज़ें बतानी पे मजबूर हो जाती है जो उनको नॉर्मली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही शामिल करनी चाहिए। तो क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है मिसलीड करता है। और उसमें क्या होता है कि जो लोग उन एनालिसिस को समझ पाते हैं या उन फाइनेंशियल से डेटा लेने की बजाय कंपनी से सीधा कांटेक्ट कर लेते हैं, उनके पास ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन जो है आज की डेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप ट्रेड करते हैं तो। बट मुझे बहुत बढ़िया लगा कि कंपनी ने 3 जो है प्रेजेंटेशन जो है उसके बाद दी, प्रेस रिलीज़ दी, और बाकी सारी चीज़ें जो मुद्दे हमने उठाए थे वो सारे मुद्दे जो हैं वहाँ पे कवर होते हुए नज़र आए। लेकिन देखिएगा, बड़े प्लेयर समझदार हैं और फाइनेंशियल्स के अंदर से जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आज उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्लैरिफिकेशन के बाद भी शेयर चढ़ नहीं पाया, उभर नहीं पाया। हालांकि फिर भी थोड़ा सा तो जो है कंफर्ट मिल गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी कंपनी अच्छे से प्रेजेंट करें कि जो कि शेयर होल्डर्स को अच्छे से समझ में आए। ना केवल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिपोर्ट पेश की जाए, बल्कि एक आम निवेशक के लिए, एक रिटेल निवेशक के लिए भी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छे तरीके से समझ सके और अपने जो है सही डिसीजंस ले सके। तो मुझे लगता है कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशंस हैं वो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, चाहे वो आपकी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हैं यानी कि कंडेंस्ड फॉर्म के अंदर आती हैं, चाहे वो फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बट इन्फॉर्मेशन जो है वो आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और जब आपको भी लगे कि भाई ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो कंपनी को आपको भी मेल करनी चाहिए। जिस भी कंपनी में इन्वेस्टेड है उनको मेल करो कि भाई ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपने नहीं दी है। तो कभी कभी जो है कंपनियां अलर्ट हो जाती हैं कुछ एक्शंस लेने की वजह से। जब आप मेल वेल करोगे तो एक जागरूक निवेशक जो है रहना चाहिए। और निफ्टी देखिएगा 90 पॉइंट की तेजी के साथ बंद हुआ, लेकिन जो आज का ओपनिंग प्राइस था उस ओपनिंग प्राइस पर सस्टेन नहीं कर पाया। एक माहौल तो बहुत अच्छा था तेजी का, क्योंकि बैंकों के रिजल्ट अच्छे थे और उसमें कोटक बैंक और ICICI बैंक के रिजल्ट थे। और आज एक्सिस के भी रिजल्ट आए हैं। एक्सिस के भी रिजल्ट जो है जो एक्सपेक्टेशन थी उसी के अनुरूप है, यानी कि सभी बैंकों के रिजल्ट इसलिए भी अच्छे आने थे यार, MSME सेक्टर को पैसा चाहिए था, रिटेल को पैसा चाहिए था। कोविड के बाद जब इकोनॉमी खुल रही थी तो सबको पैसा चाहिए था। तो ये फेस्टिवल सीजन भी था और कुल मिलाकर जो कोविड पीरियड के 1-1.5 साल जो है बैंकों ने बिल्कुल लोन नहीं बांटे, बिल्कुल जो है सोच समझ के जो है बहुत मतलब कंजर्वेटिव रूप में भाई आप किसी को पैसा दिया।
तो अब बैंकों को देखिएगा इस क्वार्टर में तो देना था, और हो सकता है कि अभी एक क्वार्टर आपको और ठीक मिले, बट मुझे जो है बजाज फाइनेंस का जब शेयर प्राइस दिखता तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बजाज फाइनेंस के साथ अब हुआ है वो बैंकों के साथ थोड़े समय के बाद होगा। तो जैसे ऊपरी लेवल से बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, वैसे मुझे लगता है कि बैंकों के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अभी आगे का एनालिसिस मैं भी आपके साथ करूंगा। और निफ्टी देखिएगा अब उस रेजिस्टेंस में घुसने की कोशिश कर रहा है जो 18,200 18,240 के आसपास बनता है। तो हो सकता है कि बाजार कल वहीं पे खुले, बट मुझे सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही है। बेशक से खुले, लेकिन बाजार की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि खोल लो आप पूरे बाजार को किससे रोक रहे हो? HDFC ग्रुप से तो रोक रहे हैं। आज भी किसने रोका बाजार? आप देखो, या तो IT पैक था या बैंक्स थे। बैंक्स में भी HDFC और HDFC लिमिटेड देखिएगा, 4 HDFC बैंक, 2 इन्फोसिस IT। लेकिन उसके बाहर झाँक के देखो, आपको अपने पोर्टफोलियो में देख लो, आपको पता चल जाएगा। और अब जो है जो सेलिंग, पहले देखिएगा मिड कैप स्मॉल कैप शेयर ऐसे गिरते थे 2-2 3-3%, अब वो परसेंटेज हो गई 5-6%। अब जब शेयर गिर रहे थे वो 2-3 की बजाय 4 से 6% की प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे थे, और वो रिजल्ट के अनुरूप था। देखिएगा सीमेंट पैक, जिस पर सब लोग बहुत बुलिश थे, वो सीमेंट पैक में आज अच्छी सेलिंग थी। अल्ट्राटेक लगा लीजिएगा, इसके अलावा ग्रासिम में भी सेलिंग थी, और बाकी जो सीमेंट कंपनी श्री सीमेंट है उसमें भी सेलिंग थी। तो ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैंने कहा था कि जो असर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और इकोनॉमी के में जो स्लो डाउन के संकेत वो मिल रहे हैं। अभी यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि जो डिफेंसिव है वो FMCG आना है। FMCG बाजार को गिरने से रोकेगा। मुझे लग रहा है टू द सम एक्सटेंट फार्मा भी रोकेगा, IT भी रोकेगा। बैंकिंग में प्रॉफिट बुकिंग आपको इस एक्सपायरी में नहीं तो अगले एक्सपायरी में, मतलब इस एक्सपायरी को निपटा लोगे, पर मुझे उसमें भी चांसेस नहीं है। मुझे लग रहा है इसमें भी कल दोपहर तक बाजार रख लो तेज। दोपहर से अगले 1.5 दिन के अंदर मुझे लग रहा है कि बड़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि बुधवार में एक्सपायरी है, मंगलवार के अंदर फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक डायरेक्शनल मूव जो है बाजार के अंदर कल दोपहर के बाद आता वो नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि जो सेक्टर अभी तक जिसमें सबसे ज़्यादा पोजीशंस हैं वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल्स प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ कल दोपहर से जो है हमें लग रहा है कि उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। आज देखिएगा अल्ट्राटेक ग्रासिम दोनों में कमजोरी थी, 4.5% अल्ट्राटेक ग्रासिम 1.45। हालांकि देखिएगा इन कंपनीज के अंदर रिलेशन है, क्योंकि आपस में शेयर होल्डिंग है इनके अंदर, ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा जो बाकी जो शेयर्स हैं उनमें भी कमजोरी थी। तो सीमेंट बैंक बाकी भी कमजोर था। निफ्टी बैंक आज खुला कहाँ पे? 42891 पर, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। ये देखिएगा उसके नीचे काम करता रहा। उस लेवल को जो है दिन भर उस लेवल के ऊपर सुबह सुबह गया, 43,000 भी टेस्ट करके आया, और उसके बाद नीचे आ गया, और 43,000 पे कॉल राइटिंग हुई। मुझे कल भी उम्मीद है कि 43,000 जाएगा बाजार, लेकिन जाने के बाद तेजी नहीं करनी है। जब मैंने यहाँ पे बेस बनाया था, मैंने आपको कहा था ना मंदी नहीं करनी है, ऐसे पुल बैक करेगा 41,500 और 42,000 के बीच। उसी तरीके से अब कह रहा हूँ बाजार 43,100 43,150 200 भी जा सकता है, चांसेस नहीं है, 43,100 तक जा सकता है, 100-150। यहाँ पर जो भी सौदा है बैंकिंग के अंदर वो प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आएगा, और जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर मंदी की पोजीशंस बनाते हुए नजर आएंगे। तो उसका जो असर है वो मुझे कल दोपहर से नज़र आ रहा है कि सुबह बाजार को ऊपर खुलने देंगे, बड़े प्लेयर्स अपनी मंदी की पोजीशंस बनाएंगे, और फिर बाजार नीचे आता हुआ नजर आएगा। SBI आज दम दिखा रहा था, और ये जो पीछे से ऊपर से ये बेचा गया था ना सारा माल, ये जो सेलिंग हुई थी, उसके बाद अब ये जो पुल बैक हुआ है, ये क्योंकि 4-5-7 दिन लगातार सारे बैंक नीचे की तरफ रहे, तो वो एक रिलीफ टाइप रैली जो है वो आ गई है। अब यहाँ से सेलिंग आएगी दोबारा से, और यहाँ पर भी देखो आप पूरा HDFC बैंक ने संभाला। सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड बैंक था, मैंने आपको बोला भी था, कोटक महिंद्रा बैंक, और इसमें हमारी तेजी की पोजीशंस भी थी। ये अब आज पुल बैक करता हुआ नजर आया। SBI रिजल्ट से पहले चल दिया, अब रिजल्ट के बाद की चांसेस नहीं है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी कि भाई कोई भी चीज़ ओवरसोल्ड थी उसको रिलीफ दे दिया, और अब देखिए IDFC फर्स्ट बैंक के अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन मैंने कहा था कि सब प्राइस इन है, वहीं पर हो सकता है कि यहीं पे चलेगा अभी, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे। रिजल्ट अच्छे थे नो डाउट, बट आप उसकी वैल्यूशंस को भी तो देखिए रिजल्ट के साथ। तो हो सकता है कि आपको एक्सिस बैंक कल सुबह शुरुआत में एक अच्छी शुरुआत दे, लेकिन शाम होते होते उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हमें लग रहा है कि आएगी।
और ये जो पोजीशंस हैं आज बंधन बैंक पे, हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा नीचे आएगा तो बंधन बैंक एक लेने वाली सिचुएशन में आएगा, क्योंकि हालांकि अभी रिजल्ट अच्छे नहीं थे, लेकिन बंधन बैंक की जो एंटरप्राइज वैल्यू है, यानी कि जो नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, जो पूरा कासा है या लोन बुक है, तो इसमें जो है अगले 6 से 9 महीने में जो इसका बॉटम है वो हमें लगता है बन के फिर एक अच्छा बेस बनाकर फंडामेंटली बैलेंस शीट वाइज भी और शेयर प्राइस वाइज भी दोनों जगह से टर्न अराउंड जो है मिल सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के अच्छे रिजल्ट थे, और कोटक महिंद्रा बैंक में देखिएगा मैं मंदी ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, क्योंकि पहले ही ना बीटन डाउन है। लेकिन इसमें जो खबरें चल रही हैं और रूमर्स लगा लीजिए कि इसमें ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कोई स्ट्रेटेजिक जो इन्वेस्टर कोटक महिंद्रा बैंक में वो OFS के माध्यम से शेयर सेल कर सकता है। तो ऐसी संभावनाओं की वजह से ये चल नहीं पा रहा है। और हालांकि वैसे तो देखिएगा प्रीमियम वैल्यूएशंस एंजॉय करता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो अगली बार जब भी मतलब करेक्शन के बाद बाजार चलना शुरू होंगे, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी के अंदर कोटक महिंद्रा एक अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और जो थोड़ा सा मीडियम टर्म के निवेशक हैं, 1720-1730 के आसपास अगर इसके भाव मिलते हैं, क्योंकि आज ही 20 रुपये चला है, तो 1760 रुपये तो कल ही था, तो 1720-1730 का अगर भाव होता है तो वहाँ मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर टाइप के जो लोग हैं, जो थोड़ा सा लॉन्ग विजन रखते हैं, वो भी शेयर्स को पिक करते हुए नजर आएंगे। HDFC बैंक भी जो है फेयरली प्राइस है, और HDFC बैंक में तो देखिए वॉल्यूम भी 7.72 है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई HDFC बैंक को रोको। इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी अच्छी उठ रही है, क्योंकि इसके दम से ना निफ्टी भी रुकता है, बैंक निफ्टी भी रुकता है, फाइनेंशियल निफ्टी भी रुकता है। तो सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि HDFC बैंक को, अच्छा HDFC बैंक के अंदर प्राइस आपने टूटने से रोक लिया तो HDFC लिमिटेड भी रुक जाएगा, क्योंकि दोनों की स्वैप रेशियो है। तो इनका पूरा फायदा जो है इंडेक्स मैनेजमेंट में काम करने के लिए जो है बड़े प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। तो HDFC बैंक के माध्यम से ही पूरा जो है गेम प्लान जो है तैयार हो रहा है। और क्योंकि अगर ऊपर से एकदम माल अगर छोड़ देगा ना भाई, बेचने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा। तो माल जो है बिक रहा है अभी, और आप अगर अपने पोर्टफोलियो को भी देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। इंडेक्स को एक बार साइड में करो, आप अपने पोर्टफोलियो को देखो। तो मुझे तो आज लगा खुद भी, हालांकि मेरे पोर्टफोलियो में एक जो मेजर शेयर होल्डिंग है वो आज 3% कमजोर भी था, और FIIs की जो सेलिंग है वो अभी भी रुकी नहीं है। DIs भी बाय कर रहे हैं। देखिएगा अभी इसमें क्या है, गेम यहाँ पे है, गेम समझाता हूँ। यहाँ से देखिएगा अभी इंडेक्स के फ्यूचर्स इन्होंने जो है खरीदे। गेम ये है, FIs ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 15, 13, 28 से 34,000 करोड़ की बाइंग पिछले 3 दिनों में हुई है ऑप्शंस में। अब 34,000 करोड़ की ऑप्शंस में बाइंग हुई है भाई, इसमें 2 ही चीज़ें बनती हैं, या तो ये बाजार को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाना चाहते हैं या नीचे लेके जाना चाहते हैं। अगर ये बाजार को ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो भाई DIs सेलर बन जाएंगे, और DIs ने इतना माल खरीद रखा है कि वो सेल करने आ ही जाएंगे। FIIs ने बहुत माल बेच रखा है, लेकिन हो सकता है उनको भी और माल और भी बेचना हो। तो अगर एग्रेसिवली सेलिंग अगर करने आ गए FIIs, तो ये इसमें जो पुट वाली जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि पुट ऑप्शंस बहुत होंगी इसमें, क्योंकि अगर वो फ्यूचर्स को भी कवर कर रहे हैं और स्टॉक फ्यूचर्स को भी कवर कर रहे हैं और ऑप्शंस खरीदने लग रहे हैं, तो ये तो की बात है। इसमें से कम 50% तो पुट ऑप्शंस होंगी। 50% चलो कॉल खत्म भी हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, क्योंकि वो पुट में अगर 1 रुपये के 4 रुपये कमा लेंगे तो उनको लगता है कि जो दूसरी कॉल है उसमें 1 रुपये का 0 हो जाएगा, तो 2 का 4 हो जाएगा उनका। 1 रुपये की 4 रुपये कीमत होगी, एक दूसरे 1 रुपये की कीमत 0 होगी। तो उन्होंने अपनी पोजीशंस हेज की हुई है। तो वो मुझे लगता है कि जब पूरे तरीके से, क्योंकि HNI भी और बाकी जो इन्वेस्टर्स उन सब के गले तक जब तक माल नहीं भरेगा, तो वो निचले लेवल पे जैसे ही बाजार जाएगा वो खरीदने के लिए दौड़ेंगे। इसीलिए ये जो चांसेस लग रहा है, जो हम अगर चार्ट में देख रहे हैं कि बाजार पहले से नीचे खरीदवा के लाया है सबको माल, अब कह रहा तुम ऊपर लेके आओ। और बाजार में हर बार ऐसे ही हो रहा है कि जो बाजार में पहले वो बड़े प्लेयर्स में, काफ़ी दिनों से यही बात बोल रहा हूँ कि बड़े प्लेयर्स जो FIIs हैं आज की डेट में, वो नीचे माल बिल्कुल नहीं बेचना चाहते। वो कहते हैं बाजार को ऊपर लाओ फिर बेचूंगा। मैं यही बात जो है आपके साथ 1 से 1.5 महीने से कर रहा हूँ, और यही हो रहा है हर बार। बाजार नीचे जाता है, वो ऊपर लाते हैं, फिर बेचते हैं, फिर कहते हैं ऊपर लाओ फिर बेचेंगे। तो बाजार को नीचे बेचना ही नहीं चाहते हो। अब देखिएगा M पैटर्न की तरफ जो है, छोटा M आपको डेली चार्ट में बनता हुआ नजर आएगा। तो हो सकता है आपको इसी महीने के अंदर, हो सकता है एक्सपायरी, क्योंकि अब थोड़े जल्दी है,
आपको 42,000 के दायरे दोबारा से देखने के लिए मिलेंगे, और 42 के नीचे भी मुझे उम्मीद है जो बेस यहाँ बना था, इस बेस के आसपास जो है बाजार जो है इस महीने दोबारा आपको पहुंचते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, हालांकि देखिएगा डाउ जोन्स आजकल बड़ा मजबूत हो रहा है, तो उसकी वजह से सिंगापुर निफ्टी मजबूत है, तो वो मैंने आपको जो है आकलन कर दिया। और एक और सबसे खास बात है, पुट राइटर बड़े संभल के खेल रहे हैं। पुट राइटर ना पुट नहीं बेच रहे, जबकि बाजार मजबूत था तो पुट कॉल रेशो ऊपर की तरफ आनी चाहिए थी, पुट राइटर बेच ही नहीं रहे। मंथली एक्सपायरी में ना, तो पुट राइटर भाई साहब ऑप्शंस बेचने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि भाई अभी नहीं बेचना, क्योंकि वो पूरी ब्रॉडर मार्केट को देख रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो को शेयर्स को देख रहे हैं कि भाई जहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो इसलिए पुट राइटर्स बैकफुट पे हैं। तो नहीं तो इस केस में तो भाई बाजार ऊपर हुआ तो पुट राइटिंग तो ऊपर चली जानी चाहिए, लेकिन बाजार दोपहर के बाद नीचे ही आता रहा। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग नीचे की तरफ आ गई, तो ये क्या संकेत दे रही है कि भाई पुट राइटर अभी पुट नहीं बेचना चाह रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बाजार अचानक गिर ना जाए। और बड़े प्लेयर्स भी हैं उसके अंदर जो FIAs हैं जिनको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी भी है। डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज बहुत अच्छी तेजी कर रहा है, पिछले 2-3-4 दिन से तो इसने अच्छी बेइंतहा तेजी की है, तो उसका असर देखिएगा हमारे बाजारों पर पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ सुबह आप ओपनिंग अच्छी ले लो, उसके बाद शाम को तो देखिएगा ये पूरे महीने की पोजीशंस हैं, एक बार प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए बाजार जो है नीचे की तरफ आने के बहुत अच्छे जो है संकेत मुझे मिल रहे हैं। हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सपायरी को रोक लोगे तो एक्सपायरी खत्म होते के साथ, ठीक है जी, पोजीशंस तो बनी हुई है मंदी की, ये तो डन है। अब वो मंदी की पोजीशंस इस एक्सपायरी की हैं, अगली एक्सपायरी की हैं, ये कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं ऊपर सेल ऑन राइस आएगा ही आएगा। ब्रेंट क्रूड भी $80 पे चला गया, हालांकि हमें रशिया से मिल रहा है ऑयल, लेकिन ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर तो डालता ही है ना, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें जो ब्रेंट क्रूड के प्राइस से जुड़ी हुई होती हैं, बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, तो उनकी वजह से, और फिर भी हमें नहीं पता कि हम रशिया से कितना ऑयल ले रहे हैं, तो उसके डेटा गवर्नमेंट पब्लिश तो नहीं कर रही है। और आज देखिएगा कॉल राइटिंग जो थी, कॉल अनवाइंड हुई पोजीशन 17,800 से लेके 18,100 में, लेकिन फिर भी 18,100 में जो अनवाइंडिंग हुई है उसके बाद भी 2,23,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो 18,100 पे 2,18,000 के पुट में भी है, और पुट राइटिंग हुई है 18,000 के लेवल पे 51,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो ये थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है तेजी वालों को। लेकिन मुझे फिर भी ये लग रहा है कि ठीक है 18,000 को आप होल्ड कर लोगे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर जैसे बाजार जाएगा तो सेलिंग प्रेशर दोबारा से आएगी, और 18,000 भी ब्रीच हो जाए इसकी भी संभावना है परसों तक, हो सकता है परसों तक, क्योंकि अगर सेकेंड हाफ में सेलिंग हो गई तो परसों शायद 18,000 भी आपको टूटता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में 43,000 पे इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतनी अच्छी तेजी होने के बावजूद भी आप देखिएगा यहाँ से तो अनवाइंडिंग हो गई 42,500-600 से, लेकिन वो लोग 43,000 पे आके बैठ गए, तो कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन पुट राइटिंग 42,800 पे काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन अभी भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है नियर ऑप्शंस में जो शेयर प्राइस है वहाँ पे 1,85,000 43,000 पे, तो ऐसे कोई अभी वो क्लियर तेजी के संकेत नहीं है, ये संकेत अभी भी सेल ऑन राइज वाले ही हैं। और मुझे लग रहा है कि बेशक से बैंकों के रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो पूरी ब्रॉडर मार्केट का जो आउटलुक होता है उसके साथ चलना पड़ता है, और बैंकों में भी जिन लोगों ने यहाँ तक बाजार खींच रखा है वो भी तो प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही ना। हालांकि ऑप्शंस में ये होता है कि प्रॉफिट बुक करने के दूसरे सोर्स होते हैं, लेकिन बहुत लोग डिलीवरी लेके प्ले करते हैं, तो वो डिलीवरी वाले जिनको डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है वो लोग तो प्रॉफिट बुक करने आते ही हैं, और समय समय पर एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होती है। और बाजार का ये बेसिक नेचर है कि बाजार कभी भी किसी अच्छी तेजी की तरफ भी बढ़ता है तो पहले एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और उसके बाद ही जो है तेजी होती है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो ड्यू है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस महीने के अंदर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, और प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिले ना मिले आप अपना पोर्टफोलियो देख लो, प्रॉफिट बुकिंग तो हो ही रही है। और आज भी मैं आपको अगर शेयर्स बताऊं कि भाई जो शेयर्स आज गिरावट के साथ काम कर रहे थे तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो है ही, और जैसे येस बैंक में बहुत लोग तेजी करते हैं और येस बैंक में भी बड़े बड़े टारगेट आ रहे थे, वो आज 8% कमजोर था।
इसी तरीके से एक शेयर है हेरिटेज फूड, वो 7% कमज़ोर था। मेग मनी ऑर्गेनिक्स का शेयर 6% कमज़ोर था। फ्यूचर रिटेल की बात ना करें। जेके टायर का शेयर 5% था। अलोक वो 5% था, उसका कोई मतलब नहीं। राजेश एक्सपोर्ट 4% कमजोर था। अल्ट्राटेक सीमेंट आपने देखा ही 4% था। अतुल लिमिटेड केमिकल स्टॉक, जो कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी, और केमिकल के सारे स्टॉक जो है कमजोर हो रहे हैं। और एक आईपीओ में आया हुआ शेयर, मतलब उसकी वैल्यूएशंस बहुत अनरीजनेबल है अभी भी। ठीक है, क्लीन साइंस कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस अभी भी बहुत महंगा है, तो हो सकता है अभी उसमें और करेक्शन आपको देखने के लिए मिले। और अतुल लिमिटेड ने उसके संकेत दिए हैं केमिकल में। उसके अलावा वेस्ट कोस्ट पेपर का शेयर 3% से ज़्यादा कमजोरी में था, 4.5%। फाइन ऑर्गेनिक 3.5%, ये भी केमिकल स्टॉक है। उसका मार्क्सन फार्मा 3.5% की कमजोरी के साथ था। और ये मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक है, तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो हो सकता है कि इस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा हो। एरिस 3.47, क्लीन साइंस भी 3.34% था। उज्जिमल स्मॉल फाइनेंस बैंक भी 3% की कमजोरी है। सिंटेक्स प्लास्टिक और मैन पावर ये आप और पनामा पेट्रोकेम ये भी 3% की कमजोरी में था। वैलिएंट ऑर्गेनिक्स 3% की कमजोरी में था। रूट मोबाइल 3% की कमजोरी में था। तो मतलब लिस्ट जो है थोड़ी बड़ी थी और विद वॉल्यूम सेलिंग हो रही थी। ये जनरली मिसिंग रहती थी। ये जो लिस्ट थी, इसमें ये जो शेयर्स की संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी, क्योंकि मेरी वॉच लिस्ट में लगे हुए हैं ये। तो जो सबसे बड़ी वॉच लिस्ट है उसमें से मैं आपको पढ़ के बता रहा था। तो आज के एनालिसिस में आपको क्या मिला, ये जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और हालांकि देखिएगा, आज के एनालिसिस का निष्कर्ष अगले 2 दिनों, या मैं कह सकता हूँ क्योंकि 26 जनवरी की छुट्टी है, तो इस हफ्ते में दिन कम है, तो जो है वैसे तो मुझे लग रहा है कल संकेत दोपहर के बाद आते हुए आपको मिल जाएंगे, और फिर एक डायरेक्शंस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं और फंडामेंटल्स की वैल्यूज़ के आगे हम ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो और उसके बाद फिर बजट भी है। तो बजट वैसे भी क्या होता है कि बजट के हम से पहले अगर बाजार बैलेंस हो तो उसमें बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि बाजार बैलेंस होता है तो उसमें फ़ायदा ये रहता है, बजट अच्छा आ जाए तो तेज़ी करने का भी स्कोप रहता है, बजट ख़राब आ जाए तो मंदी करने का भी स्कोप रहता है। तो उसके लिए भी जो है परफेक्ट जो है अभी मुझे लगता है कि प्लेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा नीचे आके बनता है। और निफ्टी के अंदर 17,800 से 18,000 के बीच में बजट से पहले बाजार आने चाहिए, और उसी तरीके से 42,000 और 41,500 के बीच में बैंक निफ्टी। तो आज के एनालिसिस में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।